वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ प्रिंस सिविल सर्विस। मैं विजय रोयल आपके सामने लेकर आया हूँ यूपीएससी इकोनॉमी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस, जहाँ पर हम प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चंस को डिटेल में एनालिसिस करेंगे और यह भी देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स उनके क्लियर करेंगे। साथ में उनको देखते हुए हम देखेंगे कि यहाँ से और क्या पॉसिबल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसी के साथ में प्रिंस सिविल सर्विस आपके लिए लेकर आया है स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट 16 अप्रैल 2023 को, जहां पर आप प्रिंस सिविल सर्विस के इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हो, इसमें एडमिशन ले सकते हो, स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं फिर हमारा सेशन और स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। 2012 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहला ये क्वेश्चन यही कहता है कि ऑक्सफोर्ड के द्वारा यूएनडीपी के साथ में मिलकर एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को लॉन्च किया गया और इसके अंदर क्या क्या डायमेंशंस है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जहां पर हम देखेंगे हेल्थ, एजुकेशन, एसेट्स इन हाउस होल्ड्स के पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जहां पर ये सब चीज जो डिप्राइव है उनको हम काउंट करेंगे। क्या पीपीपी है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का नेशनल इनकम है उसको हम काउंट करेंगे, या फिर उस कंट्री का जो नेशनल इनकम है जीडीपी उसको हम काउंट करेंगे। तो पहले हम ये समझते हैं कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है क्या। देखिए, ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ये अपने साथ में 3 डायमेंशन और उस 3 डायमेंशंस के अंदर 10 पैरामीटर शो करता है। इन 3 डायमेंशन में हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड, ये 3 डायमेंशन है। इन 3 डायमेंशन में आपको कहीं पर भी जीडीपी की बात नहीं मिलेगी, परचेजिंग पावर की बात नहीं मिलेगी। हेल्थ में क्या होगा, न्यूट्रिशन लेवल क्या होगा, चाइल्ड मोर्टेलिटी का रेट क्या है। एजुकेशन में देखेंगे ईयर ऑफ स्कूलिंग, कितने साल तक एवरेज आप स्कूल गए हो, या फिर स्कूल में अटेंडेंस कितनी, मतलब पूरे साल भर के अंदर किस तरीके से आप परफॉर्म कर रहे हो, कितना आप मीन ईयर आपने निकाला है। उसके बाद में बाकी के 6 डायमेंशंस और हैं, 6 इंडिकेटर्स हो रहे हैं। इन सारे इंडिकेटर्स में परचेजिंग पावर और जीडीपी की कहीं पर भी बात नहीं है। दैट मीन्स हम हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड के पैरामीटर को हम लेंगे। इस तरीके के इसका आंसर हो जाएगा ए ओनली। अब देखिए, हम बात करते हैं पॉवर्टी के मेजरमेंट की। यह जो क्वेश्चन है बेसिकली, अगर हम बात करें पॉवर्टी को मेजर करने की, तो इनिशियल इंडिकेटर्स क्या थे कि वो आपकी पर एनम या फिर पर मंथ इनकम को कंसीडर करते थे। या फिर इंडिया की हम बात करें, डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज आई थी, लकड़ावाला कमेटी आई थी, तेंदुलकर कमेटी आई थी। इन कमिटीज ने कैलोरी बेस के ऊपर किसी का कंजम्पशन पैटर्न कितना होगा, उस कंजम्पशन के बेस के ऊपर, जैसे तेंदुलकर कमेटी और लकड़ावाला कमेटी ने ये कहा था कि 2400 कैलोरी फॉर रूरल एरिया एंड 2100 कैलोरी फॉर अर्बन एरिया। जिसने पर डे कंजम्पशन किया है उससे ऊपर अगर वो कंज्यूम कर रहा है तो एपीएल होगा, बीपीएल नहीं होगा, मतलब पुअर नहीं होगा। लेकिन क्या केवल कंजम्पशन पैटर्न के ऊपर या फिर इनकम के बेस के ऊपर हम डिसाइड कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर पर्सन पुअर होगा या नहीं होगा? कारण ये है कि अगर किसी को पॉवर्टी की कंडीशन से बाहर निकालना है तो हमको उसकी कैपेबिलिटी अप्रोच पे बात करनी होगी। अमर्त्य सेन कहते हैं कि अगर आप जब तक ह्यूमंस अपनी पूरी कैपेबिलिटीज को यूज नहीं कर सकता तब तक उसका किसी भी तरीके से इंप्रूवमेंट नहीं कहा जा सकता, वो अपना लाइफ बहुत अच्छे से नहीं जी सकता है। तो उस केस के अंदर धीरे धीरे पॉवर्टी को कैलकुलेट करना, उसको मैंने उसको किस तरीके से हमको रिप्रेजेंट करना है, कैसे हम किसी को पुअर कहेंगे कैसे नहीं करेंगे, उसके लिए लगातार अलग अलग डायमेंशंस आते जा रहे हैं। इनिशियल जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि $1.25 पर डे, और अभी रिसेंट में $1.90 पर डे जिसका इनकम है वो पुअर नहीं होगा, या उससे ज्यादा है वो पुअर नहीं होगा। लेकिन ये केवल क्या इनकम का एस्पेक्ट है, एजुकेशन, हेल्थ और बाकी के सारे डायमेंशन इसमें रह जाते हैं। इसलिए हम कहेंगे जितना डायमेंशन हम इंक्रीज करते जाएंगे, हो सकता है एक टाइम के बाद में पॉवर्टी को मैनेज करने के लिए पॉवर्टी के इंडिकेटर के फॉर्म में हो सकता है कि एनवायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी हम काउंट करें, उस इंडिकेटर को भी हम डालें। हो सकता है कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के साथ में, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसके ऊपर आ रहा है, अगर हम बात करें कोई भी डिजास्टर हो, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो, सबसे ज्यादा इंपैक्ट होने वाला जो ग्रुप है दैट इज पुअर पर्सन। तो उस केस में पॉसिबल है कि अगर हम पॉवर्टी की डेफिनेशन की बात करेंगे तो नियर फ्यूचर में हम एनवायरमेंट को किस तरीके से हम देखते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी इसके एस्पेक्ट के रूप में हम देख सकते हैं। हाल फिलहाल में इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और हाँ, इंडिया ने भी नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अपना लॉन्च किया हुआ है। उसमें क्या है, एक एस्पेक्ट एडिशनल है, दैट इज बैंक अकाउंट। दैट मींस फाइनेंशियल इंक्लूजन। अगर आपके पास में फाइनेंशियल इंक्लूजन है, आप उस तरफ मूव कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप इससे प्रॉफिट लोगे और आप अपने आप को पॉवर्टी की कंडीशन से बाहर निकाल सकते हो। क्योंकि
जनरली इंडिया की हम बात करें तो यहाँ पर मोर और लेस सोसाइटी एग्रीकल्चर सोसाइटी है। रूरल एरिया की हम बात करें तो मोर और लेस लोग एग्रेरियन सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। और अगर यहाँ पर उनको बैंक अकाउंट, बैंकिंग सर्विस, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल अगर सर्विस उनको अवेलेबल होती है तो वहाँ पर उनका कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो पाएगा और वो अपने आप को चीप रेट के ऊपर लोन अवेल करवा सकते हैं और अपने आप को उस पॉवर्टी की कंडीशन से बाहर निकाल सकते हैं। और उसके बाद में चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से, वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को यहाँ पर हमको बताना है कि किस सीक्वेंस में आएगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन किसे कहेंगे। यहाँ पर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से मीनिंग क्या होगा कि जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, डेथ रेट और बर्थ रेट उसमें डिफरेंस आता जाएगा। जैसे हम इनिशियल अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की हम बात करें, वहां पर क्या है, वहां पर हो सकता है प्रॉपर हेल्थ कंडीशन, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं हो, अनअवेयरनेस हो, इस कारण से हाई डेथ रेट होगी। और जब हाई डेथ रेट है तो उसको मैनेज करने के लिए वहां पर जो ट्रेडिशनली या फिर जो चीजें रहेगी, स्टीरियोटाइप इस तरीके से रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा बर्थ हो। तो एग्रेरियन सोसाइटी का ये फिनोमिना भी होता है कि अगर हम डेवलपमेंटल एस्पेक्ट की बात करें, इनिशियली कोई सोसाइटी होती है वो एग्रेरियन सोसाइटी होती है, उसके बाद में इंडस्ट्रियल, उसके बाद में सर्विस सेक्टर की ओर हम मूव करते हैं। तो एग्रेरियन सोसाइटी में ज्यादा से ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, इस कारण से वहां पर बर्थ रेट भी ज्यादा होती है। तो बर्थ रेट क्यों ज्यादा, क्योंकि एग्रेरियन सोसाइटी है। लीस्ट डेवलप कंट्रीज की हम बात करें, डेथ रेट क्यों ज्यादा, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, इस कारण से इनिशियली डेथ रेट और बर्थ रेट ज्यादा रहेगी। तो पहली केस में हम बात करें तो ये ग्राफ है हमारे पास में। तो पहली केस की हम बात करें तो यहाँ पर डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों बहुत ही ज्यादा रहेगी। तो पहला कंडीशन जो इकोनॉमिक ट्रांजिशन का है, हाई डेथ रेट एंड हाई बर्थ रेट। उसके बाद में जैसे जैसे हम मूव करते हैं, हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की ओर जाते हैं, तो क्या होता है कि हम डेथ रेट को कंट्रोल करने में कैपेबल होते हैं। लेकिन ये जो डेथ रेट है, ये हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव होने से कंट्रोल तो हो गई, लेकिन अभी भी लोगों का माइंड सेट, वो एटीट्यूड अभी चेंज नहीं हुआ है। इस कारण से डेथ रेट तो हम देख रहे हैं कम होती जा रही है, लेकिन बर्थ रेट अभी भी क्या है, ज्यादा है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है फिर एडवांस लेवल आएगा, धीरे धीरे डेथ रेट और बर्थ रेट कम होगी और लास्ट के अंदर डेथ रेट भी कम हो जाएगी, बर्थ रेट भी कम हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इनिशियल कंडीशन के अंदर हाई डेथ रेट, हाई बर्थ रेट, उसके बाद में हाई बर्थ रेट, लो डेथ रेट, और तीसरा लो डेथ रेट एंड लो बर्थ रेट। इस केस के अंदर हम इसको हम कह सकते हैं हाई डेथ रेट, हाई बर्थ रेट, दैट इज 2। उसके बाद में 2, 1 एंड 3 आंसर हो जाएगा इसका, सॉरी 2, 3 एंड 1। हाई डेथ रेट, हाई बर्थ रेट, हाई बर्थ रेट, लो डेथ रेट, और सबसे कम लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट। चलिए उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आशा वर्कर की ओर बताता है कि इंडिया की हम बात करें तो इंडिया के अंदर आशा वर्कर जो कि हेल्थ फैसिलिटीज को लेकर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और कुछ बेसिक नीड्स जो हेल्थ की है कि इंफॉर्मेशन देना, अवेयरनेस बताना, या फिर आपका जो मेडिसिनल है उसकी रिगार्डिंग, या फिर लोगों को इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए प्रमोट करना कि आप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाइए। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, खुद से वो डिलीवरी कंडक्ट नहीं कर रहे होते हैं, वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करने की बात कर रहे होते हैं। उस केस के अंदर आप देखिए ये ऑप्शन तो अपने आप ही कट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर ये ऑप्शन कट हो गया तो बाकी के 2 ऑप्शन भी गए। और देखिए बाकी चीजें हम देखें तो हेल्थ फैसिलिटीज को क्या करेंगे, एंटीनेटल, मतलब वहां पर उनको हेल्थ फैसिलिटीज अगर प्रोवाइड करवाएंगे तो उनको प्रमोट करेंगे, तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी या फिर एंटीनेटल चेकअप है उसके बारे में वो उनको प्रमोट करेंगे। और इसके अलावा जो अर्ली डिटेक्शन है, इस तरीके की किट प्रोवाइड करवाएंगे कि प्रेगनेंसी है, क्योंकि ध्यान रहे आशा वर्कर लोगों को अवेयरनेस देने के साथ साथ में पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए भी मोटिवेट करते हैं कि आप इस तरीके के मेजर्स को अडॉप्ट कीजिए कि कहीं ना कहीं आप बार बार बर्थ रेट को इंक्रीज ना करें। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो अर्ली डिटेक्शन के बारे में प्रोवाइड करेंगे कि आप कैसे, इसके अलावा न्यूट्रिशन फैसिलिटीज, क्योंकि होता क्या है रूरल एरिया के अंदर या फिर इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, वहां पर लोगों में अवेयरनेस नहीं होती है, तो उनको न्यूट्रिशन फैसिलिटीज के बारे में आइडिया नहीं होता है कि हमको किस तरीके का फूड इंटेक करना चाहिए। तो अगर उनको न्यूट्रिशन, उनके डाइट के बारे में अवेयर करवाए या फिर प्रॉपर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को अगर प्रमोट करना है, तो उस केस में अगर ये इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाए तो आशा वर्कर यहाँ पर एक बहुत अच्छे कनेक्टिविटी के फॉर्म में काम कर सकती है। दैट मीन्स बाकी के 3 ऑप्शन क्या हो जाएंगे हमारे,
सही हो जाएंगे। और ये देखिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइप का क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको बस पता होना चाहिए और थोड़ा कॉमन सेंस ये होना चाहिए कि आशा वर्कर कोई बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड वर्कर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो क्या वहाँ पर हम क्या ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो डिलीवरी को कंडक्ट करवाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि ये तो इसका एक्सप्लेनेशन आप चेक कर लेना, इस वीडियो पॉज करके आप देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। हम बात करें नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की, इंडिया के अंदर पॉवर्टी एलिवेशन जो प्रोग्राम चलाए गए थे, उन प्रोग्राम्स के अंदर अलग अलग अप्रोच एक्सेप्ट की गई थी। एक अप्रोच थी कि उसमें हम बेसिक नीड्स को फुलफिल करेंगे, एक अप्रोच थी कि हम उनको फूड देंगे, एक अप्रोच थी कि हम उनको मनी ट्रांसफर करेंगे। ये बेसिकली बेसिक नीड वाली अप्रोच ही होगी, लेकिन या फिर एम्प्लॉयमेंट देंगे। लेकिन ये जो सबसे इंपॉर्टेंट अलग अलग डायमेंशन है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन ये है, इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि अगर हम उनको कैपेबल बनाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करते हैं, तो वो कैपेबिलिटी अगर उनकी इंक्रीज होगी तो वो काम करने में भी कैपेबल होंगे, एम्प्लॉयमेंट भी उनके लिए होगा और इसका यूज कर पाएंगे वो अपने आप को पॉवर्टी से बाहर निकलने के लिए। और इसी अप्रोच का यूज किया गया है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर। अब देखिए यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करने की बात है, लेकिन कहीं पर भी क्या ये स्पेसिफाई हम कर सकते हैं कि केवल मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज को हम, एग्री बिजनेस को हम प्रमोट करेंगे? क्या ये स्पेशलाइज नहीं होगा? हम यहाँ पर स्पेशलाइज नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करना है ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को हम प्रमोट करें। तो उस केस में पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट तो कहीं भी आसपास नहीं है, केवल स्टेटमेंट नंबर 2 रहेगा सही, बाकी का इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए उसके बाद में अब एक चीज और है, ये जो प्रोग्राम जब आया था नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 2011 के अंदर, जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा प्रमोट करना था, उसमें कई सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी थी, फाइनेंशियल इंक्लूजन देना था, उनको अवेयरनेस लेकर आनी थी, और जैसे हाल फिलहाल के अंदर उनको प्रॉपर जैसे मोटर व्हीकल है उनको प्रोवाइड करना, रूरल एरिया इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल, तो ये क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने जैसा ही है। अभी हाल फिलहाल में इसका नाम दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन कर दिया गया है। तो अब 2015 से इसका नाम चेंज हो गया है। ये कुछ सर्टेन स्लाइड्स है जिसको आप देख सकते हैं उसके साथ में। चलिए उसके बाद में अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि हम बात करें एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस की। तो एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस स्कीम की जब बात करें, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम की, इस स्कीम के अंडर ये पूछा गया कि कौन कौन लोग इसके अंडर आएंगे। इनिशियली जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी तो वहां पर क्या था, 10 से ज्यादा लोगों को, फिर 10 से कम लोगों को वहां तक रखा गया था। उसके अंदर होटल, ये सब चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, एक्चुअली में इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने वाली चीज है नहीं, फैक्चुअल क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको बताया था यूपीएससी कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है, कुछ क्वेश्चन उसके होते हैं कंसेप्चुअल होते हैं, कुछ क्वेश्चन स्कीम से रिलेटेड होते हैं। तो हमने यही देखा है आज तक की इस सारे सिस्टम के अंदर। चलिए अब चलते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन की, और इसका इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं, अब बाकी आप देख लेना इस स्लाइड के अंदर। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।